हेलो एंड वेलकम टू फिनिक्स डायबिटीज़ एंड लाइफस्टाइल क्लिनिक। मैं डॉक्टर श्रुति। आज का अपना टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम। अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है और इसका कलर कोड पिंक कलर है। इसीलिए हम आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में जानकारी लेंगे। अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री देखेंगे तो जब इजिप्शियन ममीज के सिटी स्कैन्स हुए तो कुछ फीमेल इजिप्शियन ममीज में ब्रेस्ट कैंसर के अवशेष पाए गए। इससे ये पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर इज द ओल्डेस्ट कैंसर इन ह्यूमंस और इसका ओल्डेस्ट केस रिकॉर्ड हुआ था इजिप्ट में अराउंड 1600 बीसी। ब्रेस्ट कैंसर का स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो हमें ये मालूम होता है कि हर तीसरे मिनट में एक फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है और हर 13वें मिनट में पूरी दुनिया में एक फीमेल ब्रेस्ट कैंसर से एक्सपायर होती है। सो इट इज सो कॉमन कैंसर इन फीमेल्स। ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन अर्बन इंडियन पॉपुलेशन। इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम इज द नीड ऑफ एन आवर। हम सबको, खासकर ऐसी महिलाएं जो 20 साल से बड़ी है, उन सबको ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस होना जरूरी है। अब हम देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में दो प्रकार के रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। पहले है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, यानी जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, और दूसरा है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिन्हें हम चेंज करके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर से, जिसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है एज। जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ते चला जाता है। सेकेंड रिस्क फैक्टर है फीमेल जेंडर। हाँ, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर दिखाई देता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसलिए मोस्ट कॉमन जेंडर फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज फीमेल जेंडर। अगला रिस्क फैक्टर है रेडिएशन थेरेपी टू चेस्ट। अगर किसी कारणवश महिला को इसके पहले चेस्ट रेडियोथेरेपी हुई है, फॉर एग्जांपल लंग कैंसर के लिए या फिर थायराइड कैंसर के लिए, ऐसी महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा हुआ रहता है। अगला रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर किसी महिला के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जैसे कि उनकी माँ, उनकी बहन या फिर उनकी बेटी, इनमें अगर ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो ऐसी महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा हुआ रहता है। अगला रिस्क फैक्टर है अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज। अगर किसी महिला की मेनार्की यानी जो मेंसेस शुरू होते हैं वो जल्दी शुरू हुए हैं, यानी उम्र के 11-12 साल में ही अगर उनके पीरियड्स शुरू हुए हैं, और लेकिन उनका मेनोपॉज लेट है, 50 साल के आसपास भी अगर मेनोपॉज अचीव नहीं होता है, तो ऐसी महिलाओं में रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो लंबा रहता है। तो इस केस में भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा हुआ रहता है। अगला रिस्क फैक्टर है नो चाइल्ड बर्थ और फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर एज ऑफ 30 ईयर्स। यानी अगर किसी महिलाओं को बच्चे नहीं हुए हैं या फिर उनका पहला बच्चा 30 साल के बाद हुआ है, तो ऐसी महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा हुआ रहता है। अगला रिस्क फैक्टर है हिस्ट्री ऑफ कैंसर इन अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसका मतलब है अगर किसी महिलाओं को इसकी पहले यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या फिर ओवेरियन कैंसर हो चुका है, ऐसी महिलाओं में भी बिकॉज ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा हुआ रहता है। अब हम देखेंगे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, यानी ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिन्हें हम चेंज करके, मॉडिफाई करके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में सबसे पहले आता है मोटापा, ओबेसिटी। अगर आप अपना वजन कम करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। अगला मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है फैटी डाइट।
अगर कोई महिला ज़्यादा फैटी डाइट खाती है यानी ज़्यादा तेल युक्त पदार्थ खाती है जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, उसके बाद में फ्रेंच फ्राइज, फरसान, चाट आइटम्स, तले हुए पदार्थ जैसे कि समोसे, कचौड़ियाँ, वड़ा पाव, ऐसी चीज़ों से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अगला मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो शरीर बढ़ने लगता है, मोटापा बढ़ता है, तो उसके साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क बढ़ने लगता है। अगला मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है अल्कोहल कंजम्पशन। आजकल महिलाओं में अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ गया है, इसी कारण ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ चुका है। नेक्स्ट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इज हार्मोनल थेरेपी यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स, पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। महिलाओं ने हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने मन से कोई भी बर्थ कंट्रोल पिल्स ना ले, कोई भी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ना ले। गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से ही ये मेडिसिन शुरू करने चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा हुआ रहता है। ब्रेस्ट कैंसर के कंसर्न में एक नई मुश्किल तैयार हुई है यानी डिक्रीज इन एज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। पहले ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ओल्ड एज में ज़्यादा दिखाई देता था, लेकिन आजकल कम उम्र में यानी उम्र के 20 से 30 साल के बीच में भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस मिलते हैं। सो एक ये नया कंसर्न है, इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम लड़कियों के 20 साल के बाद में ही शुरू कर देना चाहिए। अब हम देखेंगे व्हाट आर द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉमन सिम्टम है स्वेलिंग या फिर लंप। किसी कारणवश अगर किसी एक ब्रेस्ट में ही स्वेलिंग महसूस हो रही है या फिर कोई लंप यानी गठान महसूस हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। अगला सिम्टम है निपल डिस्चार्ज। अगर ब्रेस्ट से पस जैसा डिस्चार्ज या फिर ब्लड जैसा ब्लड स्टेन डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अगला सिम्टम है प्यूडी ऑरेंज। ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट की लिम्फेटिक्स ब्लॉक होने के कारण उसकी स्किन ऑरेंज जैसे बनती है, जिसे हम प्यूडी ऑरेंज जैसा कहते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है अनइवन साइजेस ऑफ ब्रेस्ट। अगर किसी कारणवश कुछ दिनों से दोनों ब्रेस्ट साइजेस में डिफरेंस महसूस हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसर्न करिए। अगला सिम्टम है रिट्रैक्शन ऑफ निपल। अगर किसी कारणवश कुछ दिनों से निप्पल में रिट्रैक्शन यानी अंदर खींचे जैसा दिखाई दे रहा है तो ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है, इसीलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट सिम्टम है एक्जिमा अराउंड निपल। अगर किसी महिला के निपल के अराउंड स्किन रैश जैसी महसूस हो रही है, स्किन निकली जैसी या एक्जिमेटस दिख रही है तो ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण रह सकता है, तो पेशेंट ने डॉक्टर को दिखा के कंसल्ट करके क्लियर हो जाना चाहिए। अगला सिम्टम है यूनिलैटरल आर्म स्वेलिंग यानी अगर किसी एक हाथ में ज़्यादा सूजन दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू अदर हैंड तो ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है, क्योंकि उस हाथ के लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो जाते हैं और वो हाथ सूजने लगता है। ब्रेस्ट कैंसर में ये लिम्फेटिक ब्लॉक होने के कारण उस हाथ की जिस साइड का कैंसर है उस हाथ की सूजन बढ़ती है। तो अगर ऐसा महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगला सिम्टम है एक्सिलरी स्वेलिंग। आर्म पिट में अगर किसी प्रकार की सूजन दिख रही है, बार बार आ रही है, दवाई लेके भी नहीं जा रही है तो अपने डॉक्टर से ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए कंसल्ट करना चाहिए। अब तक हमने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर्स है और क्या सिम्टम्स है। ब्रेस्ट कैंसर के रिलेशन में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऐसा कहा गया है। हम अगर ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर बहुत अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं तो उसे 100% क्योर भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द प्रिवेंशन फैक्टर्स इन रिलेशन विथ ब्रेस्ट कैंसर। प्रिवेंशन का सबसे पहला फैक्टर है स्क्रीनिंग।
स्क्रीनिंग 3 प्रकार से की जाती है। एक तो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय पेशेंट और फीमेल, जो मंथली करनी चाहिए। दूसरा है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर इन केस ऑफ डाउट। अगर कोई डाउट नहीं है तो एटलीस्ट साल में एक बार तो भी डॉक्टर से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। और तीसरा स्क्रीनिंग फैक्टर है मैमोग्राफी, जो हर 2 साल में करनी चाहिए। सबसे पहले देखेंगे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महीने में एक बार करना चाहिए। अब वो कब करना चाहिए? जो महिलाएं नॉन प्रेग्नेंट है उन्हें हमेशा अपने मेंसेस के 5th डे, जब ब्रेस्ट सॉफ्ट रहता है, उस दिन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उन्हें हर महीने की 1 तारीख को ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। और जो मेनोपॉजल महिलाएं हैं, जिनका मेनोपॉज अचीव हो चुका है, उन महिलाओं ने भी हर महीने के 1 तारीख को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का पहला स्टेप है इंस्पेक्शन इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने खड़े हो जाना चाहिए और देखना चाहिए कि दोनों ब्रेस्ट में कुछ अनइवन है, कोई एक ब्रेस्ट ज़्यादा बड़ा दिख रहा है या फिर किसी ब्रेस्ट में लंप दिख रहा है, निपल रिट्रैक्टेड है या फिर किसी ब्रेस्ट से डिस्चार्ज दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें एक बार मिरर के सामने खड़े होके इंस्पेक्ट करनी चाहिए। अगला स्टेप है पाल्पेशन इन स्टैंडिंग पोजीशन। अपने फ्लैट हैंड से ब्रेस्ट पाल्पेट करने चाहिए हर क्वाड्रेंट्स में, यानी इनर आउटर क्वाड्रेंट्स, अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट्स, निप्पल के अराउंड एरिया भी फ्लैट हैंड से पाल्पेट करना चाहिए। उसके बाद में निप्पल को प्रेस करके देखना चाहिए कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। अगला स्टेप है पाल्पेशन इन लाइंग डाउन पोजीशन। सोने की पोजीशन में फ्लैट हैंड से फिर से पूरा ब्रेस्ट पल्पेट करना चाहिए, जैसे कि इनर आउटर क्वाड्रेंट्स, अपर लोअर क्वाड्रेंट्स, उसके बाद में निप्पल का अराउंड एरिया, उसी के साथ एक्सिला भी पल्पेट करना चाहिए। अगला स्क्रीनिंग मोडालिटी है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर। उम्र के 20 साल से ही ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर शुरू कर देना चाहिए। साल में कम से कम एक बार तो भी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर करवाना चाहिए, और खासकर उन लोगों ने जिसमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। अगला स्क्रीनिंग मोडालिटी है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी उम्र के 40 साल से ही करना शुरू कर देनी चाहिए। ऐसी महिलाएं जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, उन्होंने तो और जल्दी शुरू कर देना चाहिए, यानी उम्र के 30 या 35 साल से ही मैमोग्राफी शुरू कर देनी चाहिए। 50 से 60 साल के उम्र में मैमोग्राफी एनुअली करनी चाहिए, और 60 से 75 साल के बीच में यही मैमोग्राफी 2 साल में एक बार भी की तो चलेगा। 75 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं, जो कि फिट है, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से ज़्यादा है, ऐसी महिलाओं ने मैमोग्राफी हर 2 साल में एक बार करते रहना चाहिए। और जो कि इल पेशेंट्स है, यानी 75 ईयर्स के बाद में जो बीमार रहते हैं या फिर जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा नहीं है, ऐसी महिलाओं ने 75 साल के बाद में मैमोग्राफी करना बंद भी कर दिया तो चलता है। मैमोग्राफी इस प्रकार की जाती है, ये जो स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं ये मैमोग्राफी मशीन्स है। आजकल सोनो मैमोग्राफी भी होती है, यानी सोनोग्राफी से भी मैमोग्राफी की जाती है अल्ट्रासाउंड से। और ये है मैमोग्राफी फिल्म्स, जिसमें हमें लंप्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। हमने देखा कि कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के, जिसको मॉडिफाई करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। तो इनमें आता है वेट कंट्रोल। हेल्दी डाइट से, एक्सरसाइजेस से, फिजिकल एक्टिविटीज से वजन कम कर लेना चाहिए, ताकि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी कम हो सके। उसके बाद में लिमिट योर अल्कोहल, स्टॉप स्मोकिंग। उसके बाद आता है लिमिट डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ हार्मोनल पिल्स। हमेशा याद रखें, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही हार्मोनल पिल्स लेने चाहिए। अवॉइड एक्सपोजर टू रेडिएशन। उसके बाद में अगर आप लेट शादी करेंगे तो बच्चे भी लेट पैदा होंगे, इसलिए
सरकारी नियमों अनुसार शादी की एज अगर अर्ली 20 टू 25 के बीच में रहती है तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। एंड एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग, अगर ब्रेस्ट फीडिंग 16 से 18 मंथ्स तक एनकरेज की जाती है तो भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। अब हम देखेंगे कुछ सुपर फूड्स जो कि ब्रेस्ट के लिए अच्छे होते हैं। इनमें आती है हल्दी, ग्रीन टी, क्रैनबेरीज, अनार, फिश यानी फैटी फिश खासकर, अंडे, पालक, शिमला मिर्ची, मशरूम्स, गार्लिक, ब्रोकली और टोमेटोज, ये सारे ब्रेस्ट के लिए सुपर फूड्स है। माइंड इट कि इनमें से कुछ ना कुछ आपको डेली खाना है। ब्रेस्ट हेल्थ अगर अच्छी रखनी है तो से नो टू शक्कर, ज़्यादा नमक, जंक फूड, हाई फैटी मीट यानी रेड मीट और एडिक्शन लाइक सिगरेट, अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन, इनसे अगर दूर रहे तो भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। अब हम जानेंगे कुछ नॉन कैंसरस ब्रेस्ट लीजन्स के बारे में। बहुत बार ब्रेस्ट में गठान महसूस होने पे पेशेंट कैंसर की डर से डॉक्टर के पास नहीं जाता और उसके कारण डायग्नोसिस में लेट हो जाता है। लेकिन याद रखें, हर गठान कैंसर की नहीं होती। ब्रेस्ट में स्वेलिंग के कुछ और कारण भी है, जैसे कि फाइब्रोएडिनोसिस, फाइब्रोएडिनोमा, मेस्टाइटिस यानी ब्रेस्ट का इन्फेक्शन, या फिर एब्सेस यानी ब्रेस्ट में पस का तैयार होना। ये सारे लीजन्स के कारण भी ब्रेस्ट में स्वेलिंग दिखाई देती है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके क्लियर हो जाना जरूरी है। नाउ कमिंग टू ब्रेस्ट कैंसर इन मेल। बहुतांश लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1% मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर दिखाई देता है। ये कुछ उसके फोटोग्राफ्स है जो ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण दिखने वाले मेल कैंडिडेट्स के हैं। अब हम देखेंगे व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर मेल ब्रेस्ट कैंसर। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है रेडिएशन एक्सपोजर। अगर किसी कारणवश मेल कैंडिडेट्स में रेडियोथेरेपी ऑफ चेस्ट हुआ है, जैसे कि लंग कैंसर में या फिर थायराइड कैंसर में, ऐसे मेल कैंडिडेट्स का ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा हुआ रहता है। उसके साथ में ऐसे कैंडिडेट्स जिनमें हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है, ऐसे मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा हुआ रहता है। तीसरा रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री, स्पेशली रिलेटेड टू BRCA2 जीन। ये जीन्स की फैमिली हिस्ट्री में भी मेल ब्रेस्ट कैंसर बढ़ा हुआ रहता है। अब जैसे फीमेल ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण है, वैसे ही मेल ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण होते हैं, जैसे कि लंप या फिर स्वेलिंग, निपल डिस्चार्ज, आर्मपिट में स्वेलिंग। ये सारे लक्षण मेल ब्रेस्ट कैंसर के भी रह सकते हैं। अब अगर किसी मेल को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उनके बेटे या बेटियों में उसका इनहेरिटेंस का रेट कितना रहता है। किसी मेल को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसके बेटे में 6% चांसेस रहते हैं कि बेटे को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और 40 से 80% चांसेस रहते हैं कि ऐसे लोगों की बेटियों को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगर किसी मेल को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो ऐसे मेल में प्रोस्टेट कैंसर का भी रिस्क बढ़ा हुआ रहता है, तो ध्यान रखें प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी स्क्रीनिंग करते रहना जरूरी है। तो इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में हमने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या लक्षण है, क्या रिस्क फैक्टर्स है, कैसे ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन करना चाहिए, क्या स्क्रीनिंग मोडेलिटीज़ है, और कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल ब्रेस्ट कैंसर से दूर रहने में मदद कर सकती है। सो कम एंड जॉइन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू।